नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज़ नेशनल। भारत देश जो पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, भारत देश कृषि प्रधान देश है। किसान को यहाँ पर यानी कि भारत में अन्नदाता के स्वरूप में देखा जाता है। पर आज़ादी के इतने साल बाद भी किसान वहीं का वहीं क्यों है? एक छोटी सी दुकान में धंधा करने वाला व्यक्ति आज एक बड़े शोरूम का मालिक बन गया है। एक व्यक्ति जो साइकिल पर अपनी प्रोडक्ट को घर घर बेचने जाता था, वो आज एक बड़ी कंपनी का मालिक बन बैठा है। लेकिन प्रश्न ये है कि इतने सालों में हर व्यक्ति आगे बढ़ा है तो किसान वहीं का वहीं क्यों रह गया है? अगर किसान समृद्ध हुआ होता तो उसे लोन लेने की जरूरत क्यों पड़ती? अगर किसान पे अन्याय होता भी है तो वो मौन क्यों है? बस इसी सब मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ गए हैं किसान नेता सागर रबारी, भाजपा से अश्विन बैंकर, कांग्रेस से पराग पंचाल और आपसे जगदीश पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आपके और आना चाहूंगी सागर जी, आपका क्या कहना है कि अगर किसानों पे अन्याय होता भी है तो वो मौन क्यों है? यानी कि जितना विरोध दिखना चाहिए उतना कभी सामने नहीं आया, या तो फिर आवाजें उठी है पर शायद आम जनता को सुनाई नहीं दी। देखिए जल्पा, भारत में पहले से ही औद्योगिकरण की गति दूसरे जो यूरोपियन राष्ट्रों के मुकाबले में कम रही। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत भी इंग्लैंड से हुई, तो ज़्यादातर जो किसान थे वो इंडस्ट्रीज वगैरह में ज़्यादा चले गए। लेकिन भारत में तो आज भी 70% लोग किसानी पे ही अपना जीवन बसर करते हैं। सिंचाई की सुविधाएं, फर्टिलाइज़र की सुविधाएं और जो उनको इंश्योरेंस चाहिए, एक श्योरिटी चाहिए, वो श्योरिटी का अभाव, वो भारत के किसानों की जो भी हालत है उसमें ज़्यादा जिम्मेदार है। दूसरा कि जब हम आज़ाद हुए तब अनाज के मामले में हम दूसरे देशों पर, दूसरे राष्ट्रों पर आधारित थे। ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, हम अनाज के मामले में तो स्वावलंबन की तरफ बढ़ गए। लेकिन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जो होना चाहिए, वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर में और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट सरकार की ओर से हुआ, उतना इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं हुआ। और जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ा तो दाम स्टेबल हो गए, जो भी कृषि उपज थी उसके दाम स्टेबल हो गए। लेकिन उसका वैल्यू एडिशन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग अगर किसान करने में सक्षम हो जाता तो किसान की हालत काफ़ी सुधर सकती थी, उसमें वो ज़्यादा कमा सकता था। लेकिन हमने उस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है और इसीलिए किसान की आज जो भी हालत है वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में ज़्यादा है। जैसे ही एक जो उनको आय की श्योरिटी देने के लिए, गारंटी करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2015 में अनाउंस हुई थी जी। देश के काफ़ी राज्यों ने उसको अपने यहाँ लागू किया। योजना बहुत अच्छी थी और योजना की ज़रूरत भी थी, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी गड़बड़ियाँ हुई। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को अगर छोड़ दे तो बाकी ज़्यादातर सभी स्टेटों में उसमें इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे काफ़ी गड़बड़ियाँ हुई। गुजरात में भी शुरू में 19 लाख के करीब किसानों ने उसका लाभ उठाया था। बाद में उसका जो लाभ मिलना चाहिए, जब भी किसान को किसी न किसी वजह से अगर नुकसान होता है तो वो इंश्योरेंस कंपनी को पे करना था, वो करने में इंश्योरेंस कंपनियों की चूक हुई, तो किसानों की संख्या क्रमशः घटती गई और आखिर में 14 लाख के करीब किसानों ने वो इंश्योरेंस लिया था। 2019 में गुजरात सरकार ने उसको रद्द भी कर दिया। रद्द किया, उसमें किसान एक जगह फंसे हुए हैं आज की तारीख में भी। वो ये है कि योजना के अनुसार जब भी किसान बैंक से या कोऑपरेटिव सोसाइटी से अपना ऋण लेने जाता था तभी उसका क्रॉप इंश्योरेंस का प्रीमियम काट लिया जाता था। तो सीजन के शुरुआत में ही किसानों से तो प्रीमियम काट लिया गया, लेकिन
सीजन के अंत में गुजरात सरकार ने कहा कि नहीं, इंश्योरेंस कंपनियां ठीक से पे नहीं कर रही जी। है, तो हम उसमें हमारा हिस्सा नहीं देंगे। तो किसानों के पैसे कंपनियों के पास रह गए, सरकार ने अपना हिस्सा दिया नहीं, कंपनियों ने किसानों का वो प्रीमियम का हिस्सा आज भी लौटाया नहीं है। जी, तो क्या यहाँ पर कहेंगे किसान फंसे हुए अश्विन जी, हैं। मैं आपके तरफ आना चाहूँगी। मैं सागर भाई की सभी बात से आगे बढ़ते हुए कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों को पाक बीमा से सुरक्षित करना चाहा है। बीमा कंपनियों ने जो भी कहीं किसानों को मुआवजा देने की या उनका बीमा की रकम देने की गड़बड़ी की है, वहाँ सख्ताई से काम भी किया। उन्होंने कहा जैसे कि 18, 19 और 20 में किसान के पूरे प्रीमियम के रुपीस सरकार ने भरे, लेकिन किसानों को उनका पूरा प्रीमियम जो उनका उपज में प्रॉब्लम हुआ था उसका नहीं मिला। इसीलिए सरकार ने एक हिस्सा बीमा कंपनी का रोक लिया। उसके बदले में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री श्री, उन्होंने किसानों को आफत राहत पैकेज जाहिर किया और जो भी किसान का जहाँ जहाँ भी पाक को नुकसान हुआ था, फसल को नुकसान हुआ था, उनको बाकायदा ऑफिसर्स जाके उनको गवर्नमेंट से आफत राहत मिली। उन्होंने बहुत अच्छे विषय लिए कि किसान आज क्यों खड़ा नहीं हो सकता, आज भी क्यों लोन लेता है। ये इसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव भी दिए थे और उस सुझाव पे आज सरकारें काम कर रही है। इसीलिए तो ये 3 रिफॉर्मेशन आए। 3 रिफॉर्मेशन जो आए, ये ऐसे आए हैं कि बहुत अच्छे खेडूत नेता जो थे उनकी बातें सुनकर खेडूतों के हित में खेडूत को कैसे व्यापारी बनाया जाए, खेडूत को कैसे इंडस्ट्रियलाइज बनाया जाए, उस दिशा में 3 फॉर्मेशन आए। एक बात हुई कि पहले जो अपनी फसल किसान जो बनाता था, उगाता था और उसकी जो फसल होती थी उनके दाम वो नक्की नहीं कर सकता था, उसको मंडी में बेचना था, बिचौलिए उनके दाम तय करते थे। उसके बाद एक गोडाउन में जाता था, उसमें खेडूत का कुछ नहीं था, किसान का कुछ नहीं था। ये सरकार ने कहा कि भी किसान भी अपना माल अपने गोडाउन में रख सकता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के द्वारा आधुनिकीकरण करके किसान को इंडस्ट्रीज के हिसाब से एक अच्छे से साधन सुविधा करके अपने क्रॉप के अच्छे मूल्य प्राप्त करे, ऐसी सुविधा ये प्रावधानों में, ये रिफॉर्मेशन में की गई। किसान जो है वो पहले ऐसा था, किसान एक खेती की बात है, लेकिन अब इंडस्ट्रीज बन गई। एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज की तौर पर भारत सरकार ने 3 रिफॉर्मेशन जो लाए, उसमें उनकी मंशा ये है कि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान हो और खेडूत डायरेक्टली अपनी फसल वहां पे या भाड़े पे रखे या उसको एक्सपोर्ट भी कर सके। ऐसे प्रावधान करने से खेडूत की यानी कि किसान की एक आय बढ़ाने का कोशिश हुआ है। ये कोशिश को अगर सफलता मिलती है तो मुझे लगता है कि किसान की आय बढ़ने में अभी कोई देर नहीं लगेगी। पराग जी, मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। पहले कांग्रेस भी बोलती थी कि कृषि कानून में कुछ सुधार की आवश्यकता है और मैनिफेस्टो में स्थान भी उसको मिला था। हालांकि अभी देखा जाए तो भाजपा की मोदी सरकार है, वो ये 3 नए कृषि कानून लेके आई है। आपका क्या कहना है, अगर हम बात करें आजादी के समय से लेकर अब तक, तो किसान वही का वही क्यों रह गया? जलपा मैडम, ऐसा है कि भारत, अब जैसे आपने ये डिबेट का आगाज किया, भारत एक सोने की चिड़िया थी और कृषि प्रधान देश। तो 1971 में जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, उस वक्त की अगर आप परिस्थिति देखिए किसानों की, तो इतने सालों में सबसे ज़्यादा किसानों की आय उस टाइम पे रही थी। किसान उतना सक्षम था वो टाइम पे।
इतने बीते हुए सालों के बाद जैसे सागर भाई ने बताया कि किसान तो, क्योंकि जो रिवॉल्यूशन आया खेती बाड़ी में, जो बियारण में रिवॉल्यूशन आया 2014 तक, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब तक आप बियारण के भाव देख लीजिए, खातर के भाव देख लीजिए और अभी के खातर के भाव देख लीजिए। पहले कांग्रेस के टाइम में एचपी पे बिजली दी जाती थी, अब मीटर पे बिजली दी जाती है, रात को ही पानी छोड़ा जाता है। हालांकि दावे तो बहुत से होते हैं बीजेपी द्वारा, और जो अहम बात, जो मुख्य चर्चा होती है क्रॉप इंश्योरेंस की। मैं खुद बाय प्रोफेशन एक सर्वेयर हूँ, हालांकि मैं मिसलिनियस और मोटर में प्रैक्टिस करता हूँ। क्रॉप इंश्योरेंस जनरली मिसलिनियस के अंदर जो फार्म इंश्योरेंस आता है उसका एक पार्ट रहता है। उसमें टर्म्स, और किसी भी इंश्योरेंस में टर्म्स, कंडीशन, एक्सेप्शन और एक्सक्लूजन्स रहता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप हमारे किताब के अंदर उसकी टर्म्स और कंडीशन पढ़े तो उसमें एक लाइन ऐसा लिखा हुआ है कि कुछ हद से ज़्यादा अगर बारिश हुई तो क्लेम नहीं मिलेगा, कुछ दो पौधों के बीच इतनी जगह होनी चाहिए, ऐसा एक क्राइटेरिया होता है। अगर ये सारा क्राइटेरिया अगर फुलफिल नहीं होता तो इंश्योरेंस कंपनी का जो भी सर्वेयर है, जो और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी गवर्नमेंट का किसी भी इंश्योरेंस कंपनी पर कोई भी प्रभाव नहीं होता। चाहे अश्विन भाई को शायद पता नहीं होता, इंश्योरेंस कंपनी अपने हिसाब से ही एनालिसिस करती है, उसको लॉस असेसमेंट बोलती है। शायद जनवरी में ही इस मामले में बात हुई थी, तब इंश्योरेशन मतलब जो इंश्योरेंस रेगुलेशन है उसके अंडर लाने की शायद बात कही। नहीं, रेगुलेशन तो ऑलरेडी है, सब टर्म्स और कंडीशन टैरिफ एडवाइजरी कमेटी बनाती है, और टैरिफ एडवाइजरी कमेटी कोई गवर्नमेंट के बाहर की तो संस्था है नहीं। वो अकेला क्रॉप इंश्योरेंस नहीं, मोटर, मिसलिनियस, फायर, इंजीनियरिंग सभी का बनाती है वो, और इसी हिसाब से सभी कंपनी अपनी प्रैक्टिस करती है, माल बेचती है, अपनी प्रोडक्ट बेचती है और उसी हिसाब से पैसा देती है। सवाल क्या है, 2014 से पहले ये ट्रेंड था अभी तक का, आज़ादी के बाद का, कि जो भी कृषि विभाग है राज्यों के, वो वही कृषि का इंश्योरेंस लेते थे, और वो जनरल इंश्योरेंस कंपनी जीआईसी लेती थी। जीआईसी के अंडर 4 इंश्योरेंस सब्सिडरी आती थी, नेशनल, यूनाइटेड, न्यू इंडिया एंड ओरिएंटल। आज परिस्थिति है कि आज जनरल इंश्योरेंस में 24 कंपनियां ट्रांजैक्ट करती है, और मोदी साहब ने आने के बाद ये कर दिया कि जो 4 इंश्योरेंस कंपनियां जो गवर्नमेंट की लेती थी इंश्योरेंस क्रॉप का जीआईसी के थ्रू और कृषि विभाग के थ्रू, उसको हटा के उन्होंने टेंडर पद्धति ला दी और सभी को इन्वॉल्व कर दिया। आज 3-4 साल से आप क्लस्टर कौन लेता है, देखिए रिलायंस लेता है। पूरे देश में रिलायंस का 33,000 करोड़ का सम इंश्योर्ड इंश्योरेंस है, 33,000 का उसका सम इंश्योर्ड है। मान लो आप 33,000 करोड़ का सम इंश्योर्ड, यानी उसका प्रीमियम रिलायंस कंपनी लेती है। यही रिलायंस के सीईओ को जब चाइनीज़ कंपनी और वो कुछ फॉरेन अपने स्विट्ज़रलैंड की कंपनी ने जब कोई मसला हो गया था और उनको यूरोप बुलाया गया था, तो उन्होंने कहा था कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मैं तो अपनी बीवी के गहने बेच के अभी कंपनी चला रहा हूँ। ये आदमी को आप रफाल का कॉन्ट्रैक्ट दे देते, रफाल बनाने का। यही आदमी आज पूरे देश में 33,000 करोड़ का एक क्लस्टर, और भी कंपनी है, रिलायंस है, अभी चोला है, भारतीय एक्साई, इन लोगों ने भी क्लस्टर लिए हुए। यूनाइटेड इंडिया का क्लस्टर मुझे तब तक याद है तब सिर्फ 150 करोड़ का था, बाकी यही सब फॉरेन कंपनी, अपने प्राइवेट कंपनियों का क्लस्टर था। कहने का मतलब ये है कि 2014 से पहले जब तक गवर्नमेंट्स 4 सब्सिडरीज ये क्रॉप इंश्योरेंस लेती थी, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आई थी। ना ही आपको कभी उसके पहले डिबेट भी देखने मिलेगी, पैसा देते मिलता था, वो क्लेम इस तरह से रिजेक्ट नहीं होते थे, सब कुछ होता था। पर जैसे ये लोग जो फॉरेन कंपनी है और प्राइवेट कंपनी है, ये लोग तो गवर्नमेंट से का पैसा इस्तेमाल नहीं करते। 4 सब्सिडरी कंपनी तो क्या है कि गवर्नमेंट से लेके ही किलो, वो गुजराती में कहा था ना, घी खिचड़ी में डोड़ाए हुए, वो इधर से लेके पैसा इनको देना है। इनको तो पैसा घर ले जाना है, इनको तो ये दे हियर कम टू जनरेट देयर रेवेन्यू। वो अपना पैसा कमाने आए हैं, वो थोड़ी देर किसानों को पैसा देगा। मसला ये है, लोगों को समझना पड़ेगा कि मोदी साहब ने जो ये प्राइवेटाइजेशन, जो क्रॉप इंश्योरेंस में आप प्राइवेटाइजेशन तो जनरल इंश्योरेंस में सालों से चल रहा है, 2001 से चल रहा है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनमें भी बहुत से मसले हैं। मैं खुद इस फील्ड में इतने साल से 24 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ।
लेकिन वो यहाँ चर्चा का स्थान नहीं है। कहने का मतलब है मोदी साहब ने जिस तरह से फॉरेन कंपनियों को इजाज़त दी है क्रॉप इंश्योरेंस में ट्रांजेक्ट करने का, वही प्रॉब्लम है कि वो लोग पैसा देना किसानों को नहीं चाहते। जी सागर जी, मैं आपकी और आना चाहूँगी। अगर किसान आंदोलन देखा जाए तो ये काफ़ी सालों के बाद हुआ। इससे पहले भी शायद किसान आंदोलन हुआ था और ऐसा भी कहा जाता है कि किसानों पर गोलियां भी बरसाई गई थी। तब मसला क्या था? देखिए, इसके पहले भी काफ़ी किसान आंदोलन हुए हैं और सबसे बड़ा आंदोलन इसके पहले जो सबसे बड़ा आंदोलन था वो दिल्ली में ही हुआ था। और जब भारत सरकार वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पर साइन करने वाली थी तो उसके विरोध में हुआ था। वो 91-92 था। उसके बाद धीरे धीरे WTO लागू हो गया और अब पूरा बाजार जाके उसमें WTO में यही था कि पहले तो सर्विस सेक्टर खोलना था, फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर, प्रोडक्शन सेक्टर इंजीनियरिंग खोलना था, लास्ट में एग्रीकल्चर को खोलना था। तो अभी जो 3 कानून आए हैं वो उसके सीक्वेंस में, आप अगर पूरा वो देखो तो उसके सीक्वेंस में आए हैं। एग्रीकल्चर रिफॉर्म लास्ट में रखे थे। तो पहले इंश्योरेंस को खोला। पहले भारत सरकार की कंपनियां लेती थी किसानों का इंश्योरेंस और भारत सरकार की कंपनियां ही उनको नुकसान होने पर चुकाती थी, तो वो प्राइवेट के लिए ओपन कर दिया। अब जब दूसरी बातों में प्राइवेट के लिए ओपन हुआ मार्केट, तो इतनी बड़ी मात्रा में विरोध ही इसलिए हो रहा है क्योंकि किसानों को वो जो इंश्योरेंस कंपनियों का अनुभव है ना, वो अभी भी चुभता है। जैसे गुजरात का एग्जाम्पल ले, 2019 में गुजरात सरकार ने अपना प्रीमियम रोक दिया, ठीक किया। अब तुरंत कोई नई कंपनी तो सरकार की आ नहीं सकती थी, तो गुजरात सरकार ने एक योजना घोषित की थी। वो केवल 1 साल के लिए पहले से किया था कि अगर किसानों को किसी आपत्ति की वजह से नुकसान होता है तो मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के नाम से प्रति हेक्टर 20,000 और 50% से ज़्यादा नुकसान है तो उसको 25,000 रुपया और मैक्सिमम 4 हेक्टेयर की मर्यादा में उसको मिलेंगे। घाटा तो हुआ किसानों को, लगातार बारिश हुई, तो जब चुकाने की बारी आई तब सरकार ने क्या किया कि जो मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना थी उसको साइड में रखा और स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड था उसको अप्लाई किया। तो उसमें रिलीफ है 6,800 रुपया प्रति हेक्टर और मैक्सिमम 2 हेक्टर। तो उसमें 3,200 रुपया अपनी तरफ से गुजरात सरकार ने डाला और 10,000 प्रति हेक्टर के हिसाब से किसानों को पैसा दिया, जबकि पहले अनाउंसमेंट वो हुआ था 20,000 और 25,000 का। लेकिन अभी जो चालू आज का सवाल है वो ये है कि इस साल का इंश्योरेंस 2021 का इंश्योरेंस कौन लेगा, लेगा या नहीं लेगा? लेगा तो प्राइवेट कंपनी लेगी या गुजरात सरकार की कोई अपनी कंपनी लेगी या सरकार अपनी ओर से कोई स्कीम अनाउंस करेगी? स्कीम अनाउंस करने की संभावना कम है क्योंकि बजट में इसका कोई प्रोविज़न, अभी जो बजट आया गुजरात का उसमें कोई प्रोविज़न नहीं है, ना ही कोई प्राइवेट कंपनी को अपना हिस्सा देने का प्रोविज़न बजट में है। इसलिए असमंजस की स्थिति में है। और इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है जलपा कि अभी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें जो साइंटिफिक एस्टिमेट है वो भारत में एग्रीकल्चर को प्रति साल 25,000 करोड़ का घाटा होना है। चाहे बारिश लंबी खींच जाए, चाहे एक्सेस रेन हो जाए, कुछ भी, मतलब क्लाइमेट चेंज के चलते 25,000 करोड़ का घाटा भारतीय किसानों को होना है, वो चाहे गुजरात में हो या अरुणाचल में हो। तो ऐसी स्थिति में इंश्योरेंस का होना बहुत आवश्यक है। तो गुजरात सरकार को करना क्या चाहिए कि समय पर किसानों को क्या करना है उसका मार्गदर्शन दिया जाए कि सरकार देगी, प्राइवेट कंपनी देगी या सरकार की अपनी कोई कंपनी इंश्योर करेगी। जी जगदीश जी, क्या आपका क्या कहना है? यहाँ पर तो हमने जो किसान नेता है उनकी भी क्या मांग है या फिर उन्होंने जो किसानों का चित्र है वो बखूबी यहाँ पर पेश किया है। भाजपा की ओर से भी हमने बात सुन ली, कांग्रेस की भी बात सुन ली, और ये जो किसान आंदोलन था और उससे पहले भी किसान आंदोलन कब हुआ था उसकी हिस्ट्री भी हमने शॉर्ट में जान ली। आपका क्या कहना है? मेहमानों ने जो भी बात की वो सब सही की है, उसमें मैं थोड़ा और जोड़ना चाहूँगा। मैं शुरुआत से शुरू करूँगा कि किसान कौन है। किसान वो है जो सुबह में जल्दी उठता है, रात को देर से सोता है
और अपने एक दाना धरती के अंदर उगाता है और उसका 1000 दाना बनाता है। किसान वो है जो पूरा दिन मेहनत करता है, अपने मैले धोले कपड़े पहन के वो पूरा दिन मेहनत करता रहता है। उसको न अपने कपड़े की फिक्र है, न अपने चप्पल की फिक्र है। वो खुले पैर में पूरे खेत के अंदर काम करता है। उसको जब चोट लगती है तो वो दवाई लेने दवाखाने तक नहीं पहुंचता है, वो खाली मट्टी लगा के अपना इलाज कर लेता है। किसान ऐसा क्यों करता है? वो अपनी लालच के लिए नहीं कर रहा है। किसान दूसरे को जो अपनी उपज है वो दूसरे तक पहुंचाना चाहता है, इसलिए इतनी मेहनत कर रहा है। किसान देखा जाए तो एक परोपकारी जीव है, वो दूसरों के लिए सब कुछ कर रहा है। पर आज की तारीख में किसान के इतनी तकलीफ है, किसानों के जो खेत पैदाश होती है उसको बेचने के लिए तो सही प्लेटफॉर्म नहीं है। और उसकी जो उसकी खेती होती है तो उसके अंदर उसको जब दाने खरीदने जाना होता है तो उसको बहुत महंगे दाने मिल रहे हैं। उसके बाद जब उसको खातर खरीदना होता है, खातर की कीमतें बहुत बढ़ गई है। उसके अंदर दवाई की जरूरत पड़ रही है, दवाई महंगी हो रही है। दिन ब दिन ये सब चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, पर किसानों की जो फसल है उसके दाम आप कभी देखना कहीं बढ़े ही नहीं है। देख, आप 10 साल पहले जो दाम थे कपास, अपने मोदी साहब जब यहाँ मुख्यमंत्री थे तो बोल रहे थे कि ये 1200 और 1500 रुपया कपास का भाव मेरे किसान भाइयों को नहीं पोसाता है। आज की तारीख में आप कपास का भाव देख लीजिए, वही 1200-1500 है। अभी 10 साल हो गए फिर भी अगर या 1200-1500 ही है। और महंगाई आप देख लो, 10 साल के कंपेयर कर लो कि कितनी बढ़ गई है। तो मैं कहना चाहता हूँ ये किसानों का भी थोड़ा, अपने राजनेता है सही बात है, पर उनका भी थोड़ा सोचिए, क्योंकि किसान है तो आज अपने जिंदा है। आप और मैं, सागर भाई, अश्विन भाई और सभी लोग जब घर जाके खाना खाते डकार लेते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो किसान के हिसाब से खाना खा के डकार ले रहे हैं। और इसके लिए अपने नहीं सोच रहे, तो अब जब अपने किसान का अच्छा सोचेंगे तो देश का अल्टीमेटली भला ही होने वाला है। तो किसान के लिए भी कुछ सोचा जाए, ऐसे मेरे अश्विन भाई से आग्रह है। जी अश्विन जी, क्या कहना है? बिल्कुल सही बात है कि बहुत सालों से कांग्रेस के शासन में किसानों को इंडस्ट्रीज़ का दर्जा नहीं दिया गया, न्यूनतम एमएसपी नहीं मिला, बीमा कवच नहीं मिला, उनकी प्रोडक्ट को अच्छा मार्केट नहीं मिला, उनकी प्रोडक्ट यानी कि फसल को कम खर्चा आए और ज़्यादा पैसे मिले, ऐसे कोई प्रावधान नहीं हुए। इसी कारण किसान की उपज को सही मूल्य नहीं मिला। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये सभी आयामों को इंडस्ट्रीज यानी कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज की तरह से सोचती है। और इसीलिए एक हमारा फार्म है, किसान का एक खेतर है जिसको बोलेंगे हम, उनके पास में ये सब सुविधाएं मिले और वो सुविधा के चलते वो अपनी फसल कम दाम में ज़्यादा पैसा मिले, ज़्यादा उनका मुनाफा हो, उस हिसाब से सरकार काम कर रही है। और इस हिसाब से काम करने के लिए बहुत सारे आयाम हो चुके हैं। स्टोरेज की सुविधा की बात करें, टपक पद्धति की बात करें, यूरिया खातर की बात करें, नीम कोटेड फर्टिलाइज़र की बात करें और ऑर्गेनिक खेती की बात करें, वो सब में एक इंजीनियरिंग एस्पेक्ट देकर किसानों की आय को बढ़ाने का एक पूरा प्रयास किया गया है। और ये प्रयास को करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र की और राज्य की कटिबद्ध है। आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है। हम किसानों को समझाते हैं कि इसीलिए किसान समझ गया है गुजरात का, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को वो वोट भी देता है और भरोसा भी करता है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये आपका, देखिए, वोट का मसला वो मेरा विषय नहीं है। वोट देने के बहुत सारे रीज़न होते हैं लोगों के अपने अपने, और मैं वो डायनामिक्स जानता नहीं हूँ। लेकिन जो किसानों की बात है उस पर मैं 2 बातें कहना चाहूँगा। प्राइवेट कंपनियाँ अपने से ही घपला करती है ऐसा नहीं होता है, उसमें सरकार का कहीं ना कहीं एक रोल होता है। रोल ये है, गुजरात की बात कर रहा हूँ, कि हमको कुछ आंकड़े मिले जो ऑथेंटिक थे, तो उस हिसाब से किसानों को जो मुआवजा कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए फसल के लॉस का, कंपैरिजन में कंपनी ने जो चुकाया वो बहुत कम था। दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर था, एक जगह 55% का और एक जगह 70% का अंतर था दोनों के बीच। तो हमने आंकड़े घोषित किए
कि भाई ये अंतर क्यों है, या तो हमको जो आंकड़े मिले हैं वो गलत है ऐसा सरकार का है, या फिर आंकड़े अगर ये सही है तो किसानों को उनका उचित मुआवजा दिया जाए। सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, तो हमने हाईकोर्ट में एक PIL डाला हमारे संगठन ने। 144/2020 हमारा PIL अभी भी चल रहा है, 31 मार्च को उसका डेट है। सरकार ने अपनी तरफ से जब हमने PIL डाला तो सरकार को भी अपने एफिडेविट पे कहना था कि मामला क्या है जी। तो सरकार ने कहा कि हमने आंकड़े बदले हैं, लेकिन वो टेक्निकल कमेटी के कहने पर बदले हैं। उसका एक मतलब तो ये हुआ कि हमने जो आंकड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषित किए वो सही थे, नीचे से जो आंकड़े आए थे वो बराबर थे। अब इंश्योरेंस कंपनी को उतना चुकाना नहीं था, तो बीच का रास्ता टेक्निकल कमेटी बना के निकाल दिया। तो टेक्निकल कमेटी थी कौन, उसमें मेंबर्स कौन थे, उसकी मीटिंग कब हुई, उसका कोई मिनट्स कुछ डिटेल नहीं दिया, केवल नाम टेक्निकल कमेटी दे दिया। तो इस तरह से जब मिली भगत होती है तब किसानों का घाटा होता है। उसमें कोई ना कोई तो बड़े लोग जिम्मेदार है, वो इलेक्टेड है या ब्यूरोक्रेट है वो मैं नहीं जानता, लेकिन कोई ना कोई लोग तो है जिन्होंने इंश्योरेंस कंपनियों को बचाया है। जी। दूसरी बात यह है कि आय बढ़ती दिखती है हमको, लेकिन एक्चुअल आय नेगेटिव है एग्रीकल्चर की। आप इन्फ्लेशन बाद कर दो जी। तो एक्चुअल इनकम किसानों की नेगेटिव में पिछले काफ़ी सालों से जा रही है। दूसरी तरफ जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है किसान का वो बढ़ता जा रहा है। जी। बाकी सब चीज़ों के दाम जो भी बेचने वाले हैं वो तय करते हैं, और किसान बेचने वाला जब होता है तब दाम खरीदने वाला तय करता है। तो ये गैप बढ़ रहा है और आगे ये गैप बढ़ने वाला है, क्योंकि जब WTO में साइन किया और गेट एग्रीमेंट साइन हुआ, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, तो उसमें 3 बॉक्स थे एग्रीकल्चर में, ग्रीन, ब्लू, अम्बर बॉक्स। ग्रीन बॉक्स मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो पहले से अपना एग्रीकल्चर सब्सिडी निकाल देंगे, उनको विदिन 5 ईयर अपना एग्रीकल्चर सब्सिडी निकाल देना था। ब्लू बॉक्स में जो थे उसमें डेवलपिंग कंट्री थे, भारत, ब्राज़ील, अर्जेंटीना वगैरह, तो उनको 15 साल में अपनी सब्सिडीज निकालना था। और अम्बर बॉक्स में अंडर डेवलप्ड कंट्री थे, उनको अपनी सब्सिडी कंटिन्यू रखना था। तो अभी भारत सरकार की बारी है कि अपनी सब्सिडियाँ धीरे धीरे कम करे, और इसीलिए जो DAP के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं वो सब्सिडी कम हो रही है, यूरिया के दाम बढ़ते जा रहे हैं, सब्सिडी कम हो रही है। सागर जी, जो आप पहले बता रहे थे, तो अभी भी ऐसी एक रिपोर्ट सामने आई है कि कांग्रेस ने ऐसा आक्षेप किया है कि बीमा कंपनी ने 3,700 करोड़ रुपए उघराए हैं, यानी कि लिए हैं, और किसानों को 150 करोड़ रुपए ही चुकाए हैं। तो ये मसला कुछ समझ में नहीं आया। कंपनियों के पास जो पैसे गए वो प्रीमियम के पैसे हैं। सम इंश्योर्ड, मैं कभी भी ये नहीं कहता हूँ कि कंपनी ने कितने पैसे लिए, क्योंकि कंपनी ने तो जो अपना हिसाब था वो लिया, उससे किसानों का कुछ लेना देना नहीं है। जो सम इंश्योर्ड था 14,000 करोड़ का, उसमें लॉस के हिसाब से किसान को मिला कि नहीं मिला, हमको वो देखना चाहिए, और हम किसान वो देखते हैं। जैसे कि 3,700 करोड़ रुपये की जो बात है, उसमें किसान का प्रीमियम का हिस्सा जनरल क्रॉप में 2% का था, और हॉर्टिकल्चर और कॉटन के क्रॉप में 5% किसान चुकाता था, और बाकी का जो प्रीमियम था वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके 50-50 कंपनी को चुकाते थे। तो वो तो पैसे गए, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन 14,000 करोड़ का जो सम इंश्योर्ड था उसके सामने हमको 150 करोड़ ही मिले, वो दिक्कत है। और वो 150 करोड़ नहीं मिलने चाहिए। 14,000 करोड़ में से जितना भी, मान लो 3,000 करोड़ का या 5,000 करोड़ या 7,000 करोड़ का एग्रीकल्चर लॉस है तो उतना मिलना चाहिए। कंपनी भी तो इंश्योरेंस लेके उसको री इंश्योर करती है आगे, तो कंपनी भी सेफ है, सेफ किसान नहीं है। और किसान का घाटा 350 करोड़ रुपया नहीं है, किसान का घाटा उससे कहीं ज़्यादा है, तो वो घाटा हमको मिलना चाहिए। जी, आपका क्या कहना है पराग जी इस मामले में? नहीं, मैं मेरा खुद का ये प्रोफेशन है, इसलिए ऐसा नहीं होता है मैडम। मैं आपको एग्जांपल दूँ, आपका एक व्हीकल है, आपका 4 व्हीलर है, आपके पास मारुति डिजायर कंपनी की गाड़ी है,
वो 3 साल पुरानी है, उसका प्रीमियम आज 21,000 रुपये आता है, लेकिन उसकी सम इंश्योर्ड वैल्यू आज 6 लाख रुपया है। तो जब व्हेन द लॉस अकर्ड, वो क्लेम्स जब आता है, मैं खुद सर्वेयरों में देखता हूँ, फिर इनकी गाड़ी आई, इनका क्लेम आया, इनकी गाड़ी आई, एवरी क्लेम इज़ ए यूनिक। सबसे पहला हमको यही सिखाया जाता है कि हर क्लेम, कई आप एक जगह इतना पैसा मिला तो दूसरों को भी इतना पैसा, यू कैन नॉट कंपेयर इन द जनरल इंश्योरेंस सेक्टर। हर क्लेम यूनिक होता है, वो सर्वेयर अपने हिसाब से ही वो देखेगा कि यहाँ कौन सा टर्म्स कंडीशन, एग्जम्पशन, एक्सक्लूजन अप्लाई होगा, वो देखेगा, उस हिसाब से ही पैसा मिलेगा। बेसिक क्या है? बेसिक जो मैंने आपको बताया जी। मैं आज 4 गवर्नमेंट कंपनी में भी पैनल पे हूँ, 2-3 प्राइवेट कंपनी की भी पैनल में हूँ, लेकिन मैं अगर प्राइवेट कंपनी की पैनल में से अगर कोई गाड़ी को कोई भी एक क्लेम को अटेंड करने जाता हूँ, तो वो पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी की भी अपनी एक क्लेम फिलोसॉफी होती है, हम उसको क्लेम फिलोसॉफी बोलते हैं। वो पहले से ही बना दिया जाता है कि देखो भाई आपको ये देखना है, यहाँ इतना पैसा काटना है, हमको इतना बचाना है, क्योंकि वहाँ भी तीन पार्ट होते हैं क्लेम में, और हर क्वार्टरली उसको मेजरिंग किया जाता है। जैसे ग्रीन है, ग्रीन है, ब्लू और अंबर है और रेड है, ऐसे अगर आप 4-6 महीना अगर सतत आपकी जो सर्वे करते हैं, उसको मेजरिंग किया जाता है कि भाई आपने कितना असेसमेंट किया है और आपका परफॉर्मेंस क्या है। अगर आप हर बार अगर क्लेम देते जाएंगे, पैसे देते जाएंगे, तो तुरंत आपका काम बंद कर दिया जाएगा। तो ये प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में ये सिस्टम एक चलती रहती है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हर कंपनी में चलती है थोड़ी बहुत। लेकिन बेसिक जो है, बेसिक यही है कि जब तक 4 गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनीज जो थी, GIC मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, GIC, उसके अंदर अभी IRDA हो गया, पहले IRDA नहीं था, अभी IRDA हो गया, IRDA के अंदर ये 24 कंपनी आ गई। तो जब तक ये 4 कंपनी क्रॉप इंश्योरेंस लेती थी, कोई मसला नहीं था। मुझे पुराने कोई भी प्रॉब्लम, जब 4 कंपनी के पास ही प्रीमियम रहता था, तो इतना हमको डिबेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, सबको पैसा मिल जाता था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। जब से फॉरेन कंपनी आई, मोदी साहब ने सबको अलाउ कर दिया, तब से ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है। और अगर एक बार प्राइवेट कंपनी अगर अंदर होगी, तो ये सारे पैरामीटर्स भी काम करेंगे जो मैंने बताए, असेसमेंट के बताए, उनके ऊपर सागर जी, आप के कुछ कहना बताए। चाहते हो जी? वो जनरल इंश्योरेंस एक बिल्कुल अलग सेक्टर है और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस एक बिल्कुल उससे विपरीत सेक्टर है। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस में, जनरल इंश्योरेंस में तो इंडिविजुअल प्रीमियम पे करता है पूरा। इसमें दोनों सरकारें हैं, राज्य की और केंद्र की सरकार। ये स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बनाई हुई एक गाइडलाइन है और उसका एक बेसिक यूनिट है पूरा तहसील। और तहसील में से 16 जगह 4 बार सैंपलिंग होता है अलग अलग समय पे। तो अगर 2 सैंपल में भी आ गया कि यहाँ इतने % लॉस है, 16 जो स्पॉट लिए हैं उसका एवरेज निकाला जाएगा और वो एवरेज है ना, वो फिर पूरे तहसील को मिलेगा। वो इंडिविजुअल नहीं होता है, जो बेसिक यूनिट है वो तहसील है, तो पूरे तहसील को मिलता है। हर तहसील का अलग अलग हो सकता है। यानी कि बीजा तहसील की बात करो, बीमा योजना की बात करें तो ऐसा तो होगा नहीं कि एक गांव में अगर बारिश गिरी है बहुत ज़्यादा, तो अगर आजू बाजू में भी खेत है तो एक खेत को हुआ है नुकसान, दूसरे के यहाँ तो पानी भी नहीं गया। जी अश्विन जी, बहुत अच्छी डिबेट हो रही है और मुझे लगता है कि एकदम नफा तुला बात हो रही है। सरकारें किसानों की ओर से प्रीमियम बीमा कंपनियों को दे रही है। हमारे कांग्रेस के मित्र ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर जो आया उसके कारण भी कई प्रश्न उपस्थित हुए। सरकारें किसानों की फसल को सुरक्षित करने के लिए ये प्रावधान करती है। और जैसे सागर जी ने बताया कि तहसील को एक डिक्लेयर किया जाता है कि ये स्कैरसिटी तालुका, यहाँ पे तहसील को डिक्लेयर किया जाता है, उसके नॉर्म्स है। तो राज्य में कहीं ऐसा भी हुआ है कि कोई तहसील है वहाँ पे ये आपदा आई है और कई तहसील में नहीं आई है। अब बात आ रही है कि किसानों को सर्वे अच्छी तरह से हो जाए और उनका जो नुकसान हुआ है पूरा भरपाई हो जाए। मैं एडमिट करता हूँ
कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी कंपनियां जो है उन्होंने ये उनके सर्वे के मामले में या उनके क्लेम्स के मामले में प्रॉब्लम किए हुए हैं, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है। 504 करोड़ रुपए का एक भुगतान हुआ है। और गुजरात में लास्ट ईयर आप देखेंगे तो बारिश भी अच्छी हुई थी, तो इसीलिए हमें और ऐसे कोई नॉर्म्स के बिना तहसील को ये स्कैरसिटी डिक्लेयर नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए ये साल में, और आप देखते हैं कि फसल भी अच्छी हुई है, अभी बहुत सारा गेहूं और ओनियर और सब कुछ मार्केट में हम देख सकते हैं, तो मंडियों में। तो उस हिसाब से एक जो बात आई कि 3,270 करोड़ रुपीस सरकार ने प्रीमियम दिया, लेकिन किसानों को नहीं मिला, बहुत ये एकदम सही नहीं है। जहां जहां तो क्लेम आपका हुए क्या हैं मानना है वहां कि मिला बीमा- है, जी। और जहां क्लेम में प्रॉब्लम हुआ है वहां सरकारों ने बीमा कंपनियों को बहुत स्ट्रिक्टली उनके ऑफिसरों को, सरकार के ऑफिसरों को, और दोबारा भी उनके क्लेम के लिए चिंता की है। और कहीं ना कहीं जरूरत पड़ी तो ऐसी कंपनियों के बीमा के जो बाकी के प्रीमियम थे वो भी स्टॉप किए हैं। तो सरकार किसानों के लिए एकदम चिंतित है। लेकिन जैसे हमने कहा ना कि पूरा बीमा होता है, उनमें से सब मिल जाए, ऐसी बात नहीं है। भ्रमित करने की बात है, भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। सरकार किसानों के साथ में है। जी सागर जी। किसानों ने कभी ये नहीं कहा कि जो भी मिले गुजरात के सभी किसानों को मिल जाए। वो तो यूनिट के हिसाब से ही मिलता है, उतना बेसिक नॉलेज तो गुजरात के किसान रखते हैं। 2000 से ज़्यादा तो इंडिविजुअल पिटिशंस हाईकोर्ट में चल रहे हैं। देखो, इसमें डेटा जब शुरू से लेके सरकार और कंपनी दोनों रोल प्ले करते हैं। जब क्रॉप कटिंग मतलब जब सैंपल लिए जाते हैं तब सरकार का एक बंदा भी रहता है, कंपनी का भी रहता है, और गांव का बंदा भी रहता है, सरपंच या किसान। और वैसे तहसील के जो सैंपलिंग के बाद फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पूरे तहसील, सब तहसीलों के परसेंटेज निकाल के वो एक प्रॉपर सीट बनता है, वो एग्रीकल्चर डायरेक्टर को जाता है। तो एक ही जिले में 3 तहसील को 80% मिल सकता है, 2 तहसील को 40% भी मिलता है, और बाकी के 2-3 तहसील को बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। ये भी होता है क्योंकि बारिश एक जगह एक समान कहीं नहीं होती, और उसका जो गैप है वो भी एक समान नहीं रहता। तो वो तो जो परसेंटेज निकालने हैं, हमारा कहना है कि जो परसेंटेज के हिसाब से मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। 14,000 करोड़ सम इंश्योर था, मतलब 14,000 करोड़ किसानों को दे दो, ये कभी किसानों ने नहीं मांगा। 14,000 करोड़ में से जितने तहसीलों का मान लो कि 6,500 करोड़ का लॉस है, तो वो 6,500 करोड़ मिलना चाहिए। फिर हमने प्रीमियम कितना दिया नहीं दिया वो हमारा विषय नहीं है, हमने हमारा हिस्सा दे दिया, सरकार ने सरकार का हिस्सा दे दिया। फिर वो अप टू कंपनी है, कंपनी की जिम्मेदारी है कि हमको पे करे, और सरकार मध्यस्थी है, तो सरकार को वो इंश्योर करना है कि कंपनी किसानों को पे करे। जी जगदीश जी, आपका क्या कहना है? मैं सागर भाई की बात में थोड़ा जोड़ना चाहूँगा कि जब सर्वे करने का टाइम आता है ना, तो जब किसान के यहाँ 3 दिन सतत बारिश होती है, उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, तो उस टाइम सर्वे नहीं किया जाता है। उसके बाद जब वो सब निकल जाता है पानी, जब एक्चुअल जब सिचुएशन बदल जाती है उस टाइम सर्वे किया जाता है, तो एक्चुअल कॉस्ट उसकी खबर नहीं पड़ती है। तो उस टाइम सर्वे करना चाहिए, जिस टाइम ज़्यादा बारिश गिर गई है तुरंत के तुरंत उसका सर्वे होना चाहिए। ये थोड़े दिन निकल जाने के बाद एक्चुअल खबर पड़ती नहीं है कि कितना उसका नुकसान हुआ है, तो थोड़ा वो भी सुधार करना चाहिए। और मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि जब दिल्ली सरकार, केजरीवाल जी की सरकार जब 1 हेक्टेयर के पीछे 50,000 रुपये किसानों को दे रही है, तो ये गुजरात सरकार इतना क्यों नहीं दे पा रही है? ये भी मेरा एक सवाल है अश्विन भाई से। जी अश्विन जी। अभी बात हुई कि किसानों को उनके फसल के बीमा के भुगतान नहीं हुआ, तो सरकार भारतीय जनता पार्टी ने सरकार ने खुद मुख्यमंत्री राहत पैकेज योजना, मुख्यमंत्री किसान के लिए जो राहत है वो घोषित की, और उस हिसाब से जो भी किसानों को जो भी मिलने लायक था वो सभी भुगतान किया हुआ है। तो कोई एक अमाउंट फिक्स करके नहीं किया है, जो भी किसान को नुकसान हुआ है वो सरकार लास्ट टाइम दिया है।
अभी इसके बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ है, तो इसीलिए ही नहीं हुआ है कि सरकार चाहती है कि अगर ऐसा कोई माहौल बने, ऐसा कोई इश्यू आ जाए, तो सरकार खुद आगे आके जो किसानों को उचित उनका नुकसान का मूल्य मिलना चाहिए वो देने के लिए तत्पर है। इसीलिए ही ये बजट के अंदर ऐसी कोई घोषणा की नहीं है। सरकार लास्ट टाइम भी जैसे किसानों को दिया था, अभी भी सरकार की मंशा उस हिसाब से ही है। जी, अगर मैं अश्विन अश्विन जी भाई को जैसे एक बात कि बता दूं जी, कि दो पूरी अलग बातें हैं। पिछले साल दिया था वो सरकार ने दिया है, तो वो तो सरकार का मामला है, सरकार खुद उसमें तय करती है कि क्या करना है। लेकिन 2018 का जो बाकी है ना, वो इंश्योरेंस कंपनी से लेना है। वो जरूर मैं एक वो बात already बरोबर है, वो उसके लिए मिलेगा, वो चल रहा चाहिए। है। और इंश्योरेंस कंपनी को बहुत कड़काई से ये सरकार ने और मीडिया में भी मुख्यमंत्री जी ने और भाई, वो पता है कृषि कि जी ने रूपाणी जी मंत्री जी ने बहुत सभी अच्छी तरह से कंपनी कहा है। सभी कंपनी वालों को बोल के बताया था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मैं सागर भाई की बात को भी थोड़ा यहाँ क्लियर कर दूं कि क्रॉप इंश्योरेंस जो है उसका जो कवर लिया जाता है, रिस्क लिया जाता है, दैट इज टेकन बाय द जनरल इंश्योरेंस। जो भी कंपनियां लेती है, चाहे अभी जो पिछले साल क्लस्टर हुआ, रिलायंस है, भारतीय एक्सा है, सोम्पो है, और उसके पहले वाले ने भी जो क्लस्टर लिया, एक आध छोटा सा क्लस्टर आई थिंक यूनाइटेड इंडिया का था पिछले साल। दिस आर ऑल द जनरल इंश्योरेंस। क्रॉप इंश्योरेंस इज द पार्ट ऑफ द मिसलेनियस विलेज इंश्योरेंस का भी एक पार्ट है, और वो जनरल इंश्योरेंस के द्वारा ही लिया जाता है। अगर आप पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, स्टेट के अंदर छोटा सा यूनिट, एक तहसील को अगर कंसीडर कर ले, तो हर तहसील के क्लेम को एक यूनिक तरीके से देखा जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक तहसील को इतना असेसमेंट हुआ, लॉस हुआ, तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरों को भी उतना ही देना। वो अपने हिसाब से कंपनी किया, और कंपनी के ऊपर किसी का दबाव नहीं होता। गवर्नमेंट को वो डेटा देती है, लेकिन वो तय तो आखिर वो कंपनी है। कंपनी चाहे फिर वो सर्वेयर फर्म से करवावे, किसी से भी करवावे, वो अलग चीज़ है। इसमें टर्म्स कंडीशन बहुत होती है। जो जनरल टर्म्स कंडीशन, आप IRDA की वेबसाइट पे क्रॉप इंश्योरेंस पे जाओगे तो आपको जनरल टर्म्स कंडीशन मिल जाएगी। लेकिन जब क्रॉप इंश्योरेंस लिया जाता है तो उसमें भी मॉडिफिकेशन करके एक एग्रीमेंट होता है, MOU बनता है दोनों के बीच, स्टेट गवर्नमेंट और इंश्योरेंस कंपनी के बीच, कि भाई हम लोग इस तरह, और उसमें अलाउंस थोड़े लिबरल्स होते हैं, कुछ कंडीशंस अप्लाई भी की जाती है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी अप्लाई किए जाते हैं। और सपोज आप देख लो कि एक्सेस जो है, आई थिंक 10,000 की तो कुछ एक्सेस ही है, मैंने अभी मिसलेनियस की बुक में देखा था, क्योंकि कम से कम अमाउंट का जो अगर क्लेम है तो वो तो मिलेगा ही नहीं आपको। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है। FSTAPI जिसको बोलते हैं, फ्लड टम्पेस्ट नंडेशन, तो ये अलग अलग प्रकार के लॉसेस होते हैं। कैलेमिटीज़ के अंदर भी आते हैं, नॉन कैलेमिटीज़ के अंदर भी आते हैं, और सबकी डेफिनेशन अलग होती है, वो उस हिसाब से ही कंपनी काम करती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई आपने जितना भी प्रीमियम दिया है, आपने प्रीमियम दिया है तो हमको क्लेम मिलना ही चाहिए और इतना मिला, ऐसा नहीं होता है। मैं पराग भाई को कहना चाहूंगा कि एक बार वो है ना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की भारत सरकार की गाइडलाइन है ना, उसका एक बार अभ्यास कर ले, बात क्लियर हो जाएगी। जी, आपका क्या कहना है अश्विन जी? अगर होता है कि सरकार पे करती है प्रीमियम, ठीक है, अभी तो जैसे कि पराग जी बता रहे हैं कि पहले तो 4 ही थी, लेकिन अब तो रिलायंस से लेके कई मतलब इंडस्ट्री आ गई है इस इंश्योरेंस उसमें। अगर जैसे कि किसान को सही में लॉस होता है, सरकार जो है वो प्रीमियम देती है, किसान भी जो अपने हिस्से का 2% हो या कुछ में 5% है, वो अपना प्रीमियम भी पे करता है। सरकार पे करती है, किसान पे करते हैं, किसान को सही में नुकसान भी होता है, लेकिन फिर भी अगर इंश्योरेंस कंपनी नहीं पे करती तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा? इंश्योरेंस कंपनी के लिए जो अभी पराग भाई ने बताया, वो नॉर्म्स ही उसके नॉर्म से सरकार बंधी हुई है। ये बात सही है कि जितना भी हम प्रीमियम देते हैं, वो सब प्रीमियम में बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग जब हॉस्पिटल में जाते हैं, और हॉस्पिटल में जो एक पैकेज होता है कि भाई हमें इतना बीमा मिलने का असर है, लेकिन नहीं मिलता है, तो हमें एक्सेस देना पड़ता है, क्योंकि वो हम टर्म्स कंडीशन से बंधे हुए हैं, सीलिंग बंद बांधी हुई है। लेकिन एक बात जो है कि एक ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए सरकार ने बीमा कंपनियों को टेंडर के प्रावधान से
टेंडरिंग करके बीमा कंपनियों को दिया हुआ है, क्योंकि अभी एक ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में और हमने जो टीटी किए हुए हैं उस हिसाब से हमें सबको अवसर तो देना है और उनकी बातें सुन के टेंडर के हिसाब से करना पड़ेगा। अगर टेंडर में ऐसी कंपनियां इन्वॉल्व होती है तो फिर सरकार को उनके साथ काम करना पड़ता है। जी, तो सरकार जो है वो जब ये मतलब एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट कह लो वो जब करती है तब वो नॉर्म्स सरकार सोचती नहीं है उस बारे में कि ये नॉर्म्स है इसका मतलब ये होगा, या फिर वो सिचुएशन, या आप जैसे बात कर रहे थे कि कृषि कानून आप लाए, मैं तो कह रही हूँ बहुत अच्छी बात है, किसानों की आय लगता ही है कि 2 गुना हो जाएगी। आपने जैसे कि कहा उस समय के कृषि जो निष्णांत है, विशेषज्ञ है, तज्ञ है, उनकी सलाह मशवरों से आप कृषि कानून लाए, ठीक है। तो इस हिसाब से जो इंश्योरेंस कंपनी के साथ जब इस तरह से सरकार जुड़ती है तो क्या नॉर्म सरकार भी नहीं पढ़ती? सरकार अंदाजा नहीं होता कि शायद इस तरीके का अगर मसला आया तो क्या इसमें कैसा होता है कि पॉलिसी वर्डिंग्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पॉलिसी वर्डिंग्स जब एमओयू होता है और जो पॉलिसी वर्डिंग्स होता है कि हम ये चीज़ में आपको क्लेम मिलेगा, तो पॉलिसी वर्डिंग्स का 2 मीनिंग हो सकता है। उसका इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, जब क्लेम के टाइम में अगर मुझे देना है तो मैं दे भी सकता हूँ, अगर मुझे चाहिए कि भी इसमें कुछ काटना है तो वही वर्डिंग्स का उपयोग करके बीइंग ए सर्वेयर, फ्रॉम बीइंग ए सर्वेयर मैं उसको काट भी सकता हूँ। तो ये आपकी नीति पे जाता है कि हमको कितना पे करना है, नहीं कुछ कहना चाहते हैं। जी सागर जी, देखिए, हम अगर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं और जनरल इंश्योरेंस के एग्जाम्पल दे तो उसका कोई मतलब नहीं है। हमको पहले से ठीक से स्टडी कर लेना चाहिए। उसके एमओयू भी जो हुए हैं, एग्रीमेंट हुए हैं सरकार के साथ, उसमें गाइडलाइन के हिसाब से हुए हैं। लिखा कुछ है और कहता कुछ है, ऐसे थोड़ी ही होता है। कुछ तो तुमने लिखा है ना अंदर, तो सरकार आ जाए सामने हमारे कि भाई हमने लिखा है, अब तुमको कुछ नहीं मिलेगा, तो हम घर चले जाएंगे। जब लिखा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की गाइडलाइन ऑनलाइन मिल रही है, पढ़ने में क्या दिक्कत है? उसमें कहाँ इंश्योरेंस मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा, साफ साफ लिखा है। एक्सेस रेन होगा तब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर एक्सेस रेन, कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है, वो तो जो 16 क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट करने हैं वो तो नेचुरल कंडीशन में करने हैं। जब कैलेमिटी आती है तो आपको विदिन 72 आवर्स कंपनी के टोल फ्री नंबर पे बताना है। कंपनी का टोल फ्री नंबर अगर नहीं लगता है तो डिस्ट्रिक्ट के एग्रीकल्चर ऑफिसर को बताना है। ये टोटल ओपन मार्केट नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी चाहेगी तो देगी, नहीं चाहे देखिए तो आप सर्वेयर ने कह दिया कि नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। यहाँ भारत सरकार कितना होता है जनरल इंश्योरेंस का प्रीमियम? 5%, 10%, 12%, 15%, यहाँ 65% प्रीमियम है भाई साहब। और 65 रुपया लेके चला जाए और आपको हो कि नहीं वो कंपनी ठीक कर रही है। 90% उसमें वो भी मिलता है ना आपको। क्या मिलता है हमको? प्रीमियम में आप, अरे वो भारत सरकार देती तो है। वही तो बात है ना। आपको इंश्योरेंस कंपनी की वकालत, आप अपना बिजनेस अपनी जगह रखिए। और ये किसानों की बात है, ये बात गुमराह होने वाली बात ये है। हाँ, गुमराह होने वाली बात यह है कि अगर किसानों के लिए सरकार ने इतने पैसे दिए हैं, बड़ी रकम का भुगतान किया है, तो क्या सरकार क्यों छोड़ेगी? अपने किसानों के लिए किया है। और सरकार जो है वो जी, तो मैंने वही सवाल आपसे किया था कि अगर सरकार भी पे कर देती है, प्रीमियम भरती है, ठीक है, किसान भी है वो अपने हिस्से का प्रीमियम पे करता है, अगर मैं ऐसा बोल रही हूँ कि किसानों को सही में नुकसान हुआ है, तो फिर बीमा कंपनी अगर नहीं देखती तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? ये सिंपल सा क्वेश्चन था मेरा। अश्विन भाई कहे उसके पहले मैं थोड़ा उसको क्लैरिफाई कर दूं। जी, कुछ एग्जांपल दे दूंगा। ये जो स्कीम है भारत सरकार ने 2015 में अनाउंस की और 2016 से उसको इम्प्लीमेंट किया। कुछ फसलों के प्रीमियम किसी के 20% है तो उसमें किसान का प्रीमियम है 2 रुपये। 20% में 2 रुपये किसान देता है। बाकी के जो 18 है उसमें 9 गुजरात सरकार देती है और 9% भारत सरकार देती है, और कंपनी को पूरे 20 मिलते हैं। जी, कॉटन के, और ये प्रीमियम भी है ना, यूनिवर्सल नहीं होते कि पूरे गुजरात का एक ही प्रीमियम रहेगा। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के क्लाइमेट जोन को स्टडी करके रेन डेटा देख के उसका प्रीमियम का दर, एक डिस्ट्रिक्ट में अगर कॉटन का प्रीमियम है 40% तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है 60%। वेरिएशन होता है। वो 60% में केवल 5% किसान के हैं। 55 में 27.5% गुजरात सरकार ने दिए हैं, 27.5% भारत सरकार ने दिए हैं।
हमारा झगड़ा क्रॉप इंश्योरेंस में सरकार से बिल्कुल नहीं है। वो तो हमको भी मालूम है कि हमने हमारा हिस्सा दिया, सरकार ने सरकार का हिस्सा दिया। नहीं कौन दे रहा है? कंपनी नहीं दे रही है। तो कौन सी सरकार ऐसा चाहेगी कि उसने प्रीमियम दिया और उसके किसान को उसका मुआवजा ना मिले? ऐसी दुनिया में कौन सी सरकार होगी? सागर भाई, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि प्राइवेट कंपनियों को बंद करके पहले जो गवर्नमेंट कंपनी थी उन्हीं को चालू करो ना। स्विफ्ट डिजायर और दूसरे मत दीजिए। अरे गवर्नमेंट कंपनियों को चालू करो ना, बताइए। गवर्नमेंट कंपनियों को प्रीमियम देना चालू करो ना। उसमें लिखा हुआ है कि इन परिस्थिति में क्रॉप एक्सपेरिमेंट में जो परसेंटेज आएंगे, तो परसेंटेज मतलब हेक्टर मैंने एक ही हेक्टर में कॉटन लगाया है तो मुझे पूरा ₹1,00,000 नहीं मिलेगा। मेरा 1 हेक्टर का कॉटन है तो उसका मैक्सिमम 75,000 होगा और 75,000 के हिसाब से मेरा क्रॉप लॉस गिन के मुझे दिया जाएगा। ये सब मैथमेटिक्स हम जानते हैं और हम सरकार से लड़ भी नहीं रहे। हमारा रिस्पोंडेंट है प्राइवेट कंपनीज और सरकार उसमें इसलिए पार्टी है क्योंकि मैकेनिज्म सरकार का है। जी जी अश्विन जी। सागर भाई ने बहुत अच्छी से बात कही कि सरकार की मंशा क्लियर है और सरकार के प्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री जी और कृषि मंत्री जी ने उनके ऊपर बहुत ऊपर उठ के बातें की है। अगर कहीं भी सरकारी मशीनरी और बीमा कंपनी के ऑफिसर्स उन्होंने खेडूत किसानों के मुआवजा देने में कहीं प्रॉब्लम किया है तो उसके पर भी एक्शन होगा, ऐसी बात हुई है। सरकार इसमें बहुत संवेदनशील है और जैसे बताया कि हमने पूरा प्रीमियम भरा है तो हमारे किसान भाइयों को उसका मुआवजा मिलना ही चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो सही रीज़न होना चाहिए। अगर वो रीज़न के अंदर हम हमारी मशीनरीज यानी कि गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड सर्वेयर एंड कंपनी के ऑफिसर्स अगर कहीं प्रॉब्लम करते हैं तो सरकार आगे आएगी, आ चुकी है, सरकार सीरियस है। तो मुझे लगता है कि ये जो 18 का मामला है लगभग उसका रिजोल्यूशन आ जाएगा, अच्छे से आ जाएगा। जी जगदीश जी, आपका क्या मानना है? मैं अश्विन भाई से बोलना चाहूँगा, सभी से बताना चाहूँगा कि मेरे देश का जो किसान है एकदम सीधा साधा है, भोला भाला है। वो आपकी टेक्निकल बातों से ज़्यादा नहीं वो सुनना चाहता। उनको ये चाहिए कि भाई मैंने बीमा भरा है, मेरे को ये फसल खराब हुई है तो उसका मुझे प्रीमियम मिलेगा कि या नहीं मिलेगा। और दूसरी बात बताना चाहता हूँ कि जब किसानों के लिए सरकार कुछ करना चाहती है, ऐसा अश्विन भाई ने कटिबद्ध जैसा बताया, तो मैं कहना चाहता हूं कि जब किसान अपने ट्रैक्टर के लिए लोन के लिए अप्लाई करता है तो उसमें से 40% आप देख लेना, 40% रिजेक्शन आता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। किसान अगर कुछ चीज़ लेना चाहता है और सरकार उसमें सब्सिडी दे रही है पर फिर भी 40% मामले क्यों कैंसिल हो जाते हैं, ये समझ नहीं आ रहा है मेरे को। किसानों के लिए अगर कुछ करना है तो उनके लिए भी थोड़ा देखिए। कहीं ना कहीं बीमा कंपनी उलझा रही है तो सरकार माई बाप है, सरकार को ध्यान देना चाहिए। वो बीमा कंपनी का कान पकड़ के लाना चाहिए कि भाई इनका प्रीमियम तुझे देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार भी कहीं नहीं कहीं उनसे गारंटी लेती है। ऐसे तो उनको बिठा नहीं दिया होगा कि भाई तुम आओ और इंश्योरेंस करो। कैसे बीमा कंपनी जब आती है तो उसके भी कोई टर्म्स कंडीशन होती होगी, तो उसके ऊपर आना चाहिए और सरकार को बीच में रह के माय बाप बन के उनको अपना काम करना चाहिए। केस टू केस। अश्विन जी, जो टेंडर की बात थी, जब मतलब एग्रीकल्चर की हम बात करें, उसके इंश्योरेंस की बात होती है तो सरकार जब बैठती है किसी भी कंपनी, आपने कहा टेंडर प्रक्रिया, तो उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो सरकार की चलती है या कंपनी की चलती है? दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एमओयू बनता है और किसान के प्रतिनिधि भी, और जैसे कहा कि कोई कमेटी भी है। मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी है, स्टेट लेवल कमेटी है, टेक्निकल कमेटी है। टेक्निकल कमेटी है। जो तहसील का एग्रीकल्चर ऑफिसर है उसका रोल है, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर का रोल है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वो कमेटी को हेड करते हैं, स्टेट लेवल कमेटी को एग्रीकल्चर डायरेक्टर हेड करते हैं। मतलब पूरा एक चैनल है। इम्प्लीमेंटेशन में किसी एक लेवल पे गड़बड़ हुई है, वो लेवल कौन सा है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो सरकार को ढूंढना पड़ेगा। वो किसान इंडिविजुअल नहीं ढूंढ सकता। और सरकार से हमारा केवल एक ही झगड़ा है, पैसा तो कंपनी को ही देना है। सरकार से केवल हमारा यही झगड़ा है कि भाई हमारे लिए कंपनी आपने पसंद की थी, आपने जिसको कहा हमने हमारा हिस्सा दे दिया, अब हमें हमारा मुआवजा दिला दो। जी अश्विन जी, जिस तरीके से हमने पूरी चैनल समझी यहाँ पर शॉर्ट में, तो मेरा कहने का यही मतलब था कि गड़बड़ी कहाँ हुई पता करो आप।
और हुई कैसे, अगर इतनी सारी लोग इसमें इन्वॉल्व है और जब दिया जाता है, किसानों की संख्या ऐसा तो है नहीं कि 2-5 किसान हैं, किसानों की संख्या तो आप भी भली भांति जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, तो फिर ये इस तरीके की सिचुएशन हो कैसे जाती है? क्योंकि जो बात हुई कि किसान कहाँ जाएगा, किसान क्या ढूंढने जाएगा? हर तहसील में ऐसा नहीं हुआ है। जहाँ पे इश्यूज आए हैं वहाँ पे सरकार ने कलेक्टर लेवल से, मामलतदार लेवल से दोबारा भी जाके सर्वे भी किया है और उसके रिपोर्ट्स भी किए हैं। तो केस टू केस भी सरकार इसमें काम कर रही है। सरकार, जैसे बताया कि सरकार ने अपनी जिम्मेदारी प्रीमियम भरने की पूरी की है, तो किसान भाइयों को इतना तो एहसास है कि सरकार ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। अब कोई एजेंसी ऐसा करती है, उसमें भी सरकार मीडिएटर है, इसीलिए वो बहुत अच्छे से उसको उनके गवर्नमेंट एजेंसीज का लगा के जो किसानों के मुआवजे नहीं मिले हैं और राइट है, कभी कभार सभी एप्लीकेशन, सभी अर्जियां सही नहीं होती है, कभी कभार सही लोग भी होते हैं जिनको मिलना चाहिए, तो उस हिसाब से सरकार काम कर रही है। और इसीलिए रिफॉर्मेशन की बात करी ना कि सरकार नहीं मिला तो मुख्यमंत्री जी ने खुद अपना एक फंड एलोकेट करके हमारे किसान भाइयों को राहत दिलाई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों की सरकार है और इसीलिए मैं दोबारा कहूंगा इसको टेस्ट केस कहा जाएगा, क्योंकि अगर आप टेस्ट केस कहेंगे कि खेडूत आंदोलन हो रहा है और पंजाब में ऐसा हो गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात में है, किसान का आंदोलन वहां चल रहा है, यहां उसकी असर की बात कर रहे थे, वो असर नहीं है क्योंकि किसानों के पक्ष में सरकार है और गुजरात का किसान जो है वो बहुत अच्छी तरह से सोचता है कि हमारी बात कौन रखता है, हमें हमारा साथ कौन देता है, इसीलिए वोट में भी परिवर्तित हुआ है। वोट को इसीलिए जानना चाहिए कि किसान भाई जो है खुश है और सरकार पे भरोसा करता है। प्रीमियम दिला देंगे तो और खुश हो जाएंगे। जी, प्रीमियम दिलाएंगे तो शायद और मतों से करेंगे जरूर। आपने सिक्सर तो यहाँ पर लगाई है, महानगर निगम की बात करें, लेकिन अगर जिला और तहसील की बात करें तो शायद वहाँ पर भी और भी ज़्यादा चमत्कार हो जाता अगर किसान को फसल बीमा के मुआवजा मिल जाता। समय का थोड़ा अभाव है। अब आखिरी सवाल जगदीश जी आपसे शुरुआत करते हैं। ये पूरी जो चर्चा हुई, आपका क्या कहना है कि सरकार को भी क्या ध्यान रखना चाहिए और जो 2018 का केस बता रहे हैं सागर जी, उस बारे में भी क्या अब निर्णय आना चाहिए? देखिए, मैं टेक्निकल बातों में नहीं जाना चाहूँगा। मुझे तो इतनी खबर पड़ती है कि भाई किसान कहीं ना कहीं आंदोलन पर बैठा है तो उसको कुछ तकलीफ होगी इसीलिए बैठा है। अगर वो ऐसा तो नहीं है कि भाई देखो जानबूझ के किसान बैठा है, कोई आदमी आज 3 महीने हो गए, 100 दिन हो गए, तो 100 दिन तक कोई फालतू तो बैठा नहीं रहेगा, उसको कुछ तकलीफ है इसके लिए बैठा है, तो आपको उनका सोल्यूशन लाना चाहिए। सरकार, अब सरकारी माई बाप है, सरकार नहीं करेगी तो और कौन करेगा? सरकार को ही ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसान को कुछ तकलीफ है तो उसका सोल्यूशन लाना सरकार की भी जिम्मेदारी है। कहीं ना कहीं किसान के लिए कुछ ना कुछ करने की हिम्मत हो तो उनको 3 कायदों में सुधार करना चाहिए और कुछ नहीं। जी, पराग जी, आपका क्या कहना है कि ये जो हम खास बीमा योजना की बात कर रहे थे, तो इसमें जो भी मतलब कसर जिस जगह से भी या जिस डिपार्टमेंट से भी रह जाती है, या फिर नॉर्म्स की बात करें या कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, लेकिन किसानों को लॉस तो नहीं होना चाहिए, आपका क्या मानना है? हाँ, तो उसके लिए गवर्नमेंट जो भी क्रॉप इंश्योरेंस है, क्रॉप इंश्योरेंस का जो बेसिक टर्म्स कंडीशन, एग्जाम्पशन और एक्सक्लूजन है, वो टैरिफ एडवाइजरी कमेटी बनाती है। जैसे मोटर का बनाती है, मेडिक्लेम का बनाती है, फायर का बनाती है, मिसलेंस का बनाती है, सभी बनाती है। तो वहीं से चेंज करवा लो तो नीचे से कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। ठीक है जी, अश्विन जी, आपका क्या कहना है कि अभी जो हमारी सारी चर्चा हुई उसमें कहीं ना कहीं सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी? देखो, मतलब पहले ये नॉर्म्स में लिखा था वो कहकर अगर सरकार भी निकल गई तो किसानों को ही नुकसान भुगतना है। सरकार का भी नुकसान तो है क्योंकि सरकार ने भी जो पैसे दिए हैं वो सरकार कहीं से लाती नहीं है, जनता ही टैक्स भरती है और वो जनता में कहीं ना कहीं हर लोग शामिल होते हैं। देखो, इसीलिए सरकार, भारतीय जनता पार्टी की गुजरात की सरकार पहले से इस मामले में संवेदनशील है और बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से किसानों के पक्ष में काम कर रही है और इसीलिए किसान गुमराह नहीं होता है। किसान को भरोसा है कि बहुत अच्छी तरह से
हमारे मुआवजे मिलेंगे और सरकार हमारे साथ में है। दिल्ली का जो आंदोलन चल रहा है उसको दो पार्टियां, मैं जिम्मेदारी पूर्वक कहूंगा कि वो किसानों को गुमराह कर रहे हैं, किसानों को आने वाले दिनों में उनकी प्रगति को रोक रहे हैं और दोनों पार्टियां उनको सपोर्ट कर रही है, गुमराह कर रही है। सरकार आपकी है, साबित कर दीजिए। जो गुमराह कर रहे हैं उनको जेल के हवाले कर दीजिए। आप पार्टी सरकार आपकी के लोग आपकी सरकार उसको ने उसका आप जेल के अंदर डाल और दीजिए। किसानों की सेवा करते हुए अगर और जेल में जाना राष्ट्रद्रोह पड़े ना, तक की ये कार्यवाही जगदीश पटेल करके जेल जाने के लिए तैयार है, राष्ट्रद्रोह की किसान का कार्यवाही कर रहा है। तैयार हूं, तो जेल इसीलिए जाना लग पड़े रहा है मुझे जेल में डाल दो, जेल जाने में की डाल दो, जरूरत नहीं, किसान को उसका किसान को होगा सपोर्ट करूंगा मैं। तो ये आंदोलन अगर खत्म हो जाएगा। किसान की बात लेकिन- जायज है तो उसको सपोर्ट करना लेकिन मेरी अगर आप जिम्मेदारी है। किसानों की सही बात नहीं करोगे, नुकसान हो रहा है किसान का, नुकसान हो रहा है देश का। मैं दो हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, अगर गुजरात का किसान को कोई इश्यू नहीं है तो वहां पे तो क्यों ऐसा हो देश रहा के है? किसान को कोई इश्यू नहीं क्यों होना हो चाहिए। रहा है? ऐसा और नहीं ये आप उनको समझाइए और आप उनको समझाइए ना, उनको आप फायदे गुमराह आप मत नहीं कर समझा पा रहे। दीजिए। ये आप कृषि वहां तक कायदे जो है, कि मेरा उसके किसान फायदे आप भाई उनको मेरा सिखाइए। किसान भाई राष्ट्रद्रोह तक जाता है। आप ऐसी सिचुएशन आपने करवा दिया। खालिस्तानी आपने बनाया, वो हमारा अन्नदाता आपने है, बताया कि वो अन्नदाता को खालिस्तानी, हमने गुमराह बताया। करके आप ठीक है, ज्ञान ठीक देना है, चाहते हैं। किसान आंदोलन का आज का मुद्दा, पाकिस्तानी, आज का खालिस्तानी, मुख्य विषय वो सब किसान आपने आंदोलन बताया। का नहीं है, यानी किसान आंदोलन के मुद्दे पर अभी और कोई चर्चा नहीं होगी। हम सिर्फ और सिर्फ आज यहाँ पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं फसल बीमा के। सागर जी, आखिरी सवाल यही आपसे रहेगा कि आपको क्या लगता है कि सरकार को अब जिम्मेदारी, अगर इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं तो कोई भी बीमा कंपनी है वो सिर्फ और सिर्फ मुनाफा करने के लिए ही नहीं लाई गई है, आपका क्या कहना है, वो भी किसानों के पैसे पर? देखो, घाटा मुनाफा वो कंपनी का विषय है, वो हमको नहीं देखना है। अगर अच्छा साल रहा, नॉर्मल बारिश रहा तो इंश्योरेंस कंपनी को मुनाफा होगा, लेकिन जब भी बारिश नॉर्मल नहीं रहेगा तो इंश्योरेंस कंपनी को घाटा होगा, क्योंकि उसको पूरा काफ़ी बड़ी रकम मुआवजे में चुकानी पड़ेगी। तीन बातें मेरे हिसाब से बहुत अहम है अभी। एक, 2018-19 का जो प्रीमियम हमने दे दिया था, पैसा कंपनियों के पास चला गया है और बाद में वो कैंसिल हो गया, तो वो पैसा कंपनियों से हमको वापस दिलवाने की जिम्मेदारी सरकार की है। या तो सरकार कंपनियों से ले, या तो सरकार को अपना हिस्सा जो कंपनियों को देना था वो सरकार ने रोक के रखा था। तो सरकार के पास तो हमने जितना दिया उससे ज़्यादा अमाउंट बची है, क्योंकि सरकार का शेयर ज़्यादा है उसमें। तो सरकार या तो उस अमाउंट से जिस किसान ने जितना प्रीमियम चुकाया है उतना उसके अकाउंट में जमा दे दे। तो एक तो पहली बात तो ये है कि हमारा जो गया हुआ प्रीमियम है वो हमको लौटाओ। 2018 के जहाँ जहाँ जिन तहसीलों से कंप्लेंट है उसके आंकड़े फिर से री-इवेल्युएट करो, जिसका बनता है उसको दे दो, आंकड़ों के साथ ट्रांसपेरेंटली हिसाब करके कि तुम्हारा ये बनता है, नहीं बनता है तो बताओ कि भाई तुम्हारा नहीं बनता है, बारिश नॉर्मल थी। तो एक तो वो 18 वाला मामला निपटाए, और अभी आगे आने वाला जो 21 का मानसून होगा उसमें किसानों को किस राह जाना है, सरकार खुद जिम्मेदारी लेने वाली है तो पहले से एडवांस में कह दे कि भाई ऐसी कोई ज़रूरत पड़ी तो सरकार खुद देखेगी, तो फिर हमको चिंता करने की ज़रूरत है नहीं है। अगर नहीं करने वाली है तो बाकी वैकल्पिक व्यवस्था क्या है उसके बारे में सरकार को जल्दी से बता देना चाहिए। ये तीन बातें हैं मुख्य जो अभी तुरंत करनी है। जी, आप सभी इस चर्चा के लिए के न्यूज़ के साथ जुड़े, उसके लिए आप सभी का शुक्रिया। तो यहाँ पर सागर जी जो किसान नेता है उन्होंने 3 मांगे जो है वो अपनी पेश कर दी है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि 2018 का जो केस था उसका निपटारा होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि 2021 का जो मॉनसून रहेगा, यानी कि जो बारिश की सीज़न रहेगी, उसमें सरकार की आगे की क्या स्ट्रेटेजी है वो भी सरकार को अभी से ही स्पष्टता करनी होगी। और उसके अलावा अगर सरकार जिम्मेदारी नहीं उठाती तो वैकल्पिक विकल्प क्या है किसानों के पास, वो भी उनको जारी करना चाहिए। और इसके अलावा ये जो हमारी सारी चर्चा हुई इसमें ये एक अहम बात है कि कई बार ये भी होता है कि सरकार अपना प्रीमियम भरती है, किसान तो भरता ही है अपने फीसदी, लेकिन कुछ जो बीमा कंपनी है वो कहीं ना कहीं कुछ टर्म्स एंड कंडीशन और नॉर्म्स की जाल में किसानों को इस तरह उलझा देती है कि सही में अगर किसान का लॉस भी होता है तो वो कहीं ना कहीं उसको मुआवजा देने से अपनी जिम्मेदारी से
छटक जाती है। लेकिन अब इस पे एक्शन कौन लेगा? किसान तो जाएगा नहीं या किसान तो लड़ेगा नहीं। कहीं ना कहीं सरकार को ही पहले से, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है, या फिर टेंडर की जो पूरी प्रोसेस होती है उसमें उनको कहीं ना कहीं सुधार लाने की आवश्यकता है। तो अभी इस चर्चा को हम विराम देते हैं। आप ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।